हे गाइस, सो आज पढ़ेंगे कि टोकन क्या होता है। हम इतना सुनते हैं कि भाई टोकन है, ये इथीरियम टोकन है, ये बिटकॉइन टोकन है, शिबा इनू है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे टोकन सुनते हैं हम, सैंडबॉक्स है, माना है, ये सब टोकन्स है। तो टोकन्स बेसिकली होते क्या हैं, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो आज का टॉपिक क्या है कि भाई, जस्ट वेट भाई, कि टोकन्स क्या होते हैं। और स्पेशली अगर हम बात करें कि हम पहले बात करते थे कि हम बात कर रहे हैं इथीरियम के बारे में। तो इथीरियम के अंदर टोकन्स क्या होते हैं, या बेसिकली इन जनरल पहले पता करते हैं कि टोकन होता क्या है, ठीक है। तो टोकन एक, मान लो, एक तरह की करेंसी होती है, ठीक है। टोकन एक तरह की करेंसी होती है। क्या, अब करेंसी का काम क्या होता है? करेंसी का काम होता है कि ए ने मान लो बी से कुछ सामान लेना है, तो ए क्या इसे देगा? एक इसे कुछ करेंसी देगा, कुछ करेंसी देगा, और बी उसके बदले उसके हिसाब से उसे कोई सामान दे देगा। पहले क्या होता था? पहले बार्टर सिस्टम होता था जब करेंसी नहीं होती थी, कि भाई ए बी को गेहूं दे देगा, ठीक है, और बी ए को राइस दे देता था। तो मतलब बार्टर सिस्टम के हिसाब से काम चलता था। ऐसे ही जो टोकन है वो एक तरह की करेंसी है। लेकिन अब टोकन और करेंसी, अगर टोकन एक करेंसी है तो टोकन और करेंसी में डिफरेंस क्या हुआ, ये भी तो जानने की जरूरत है ना। तो जो करेंसी तो हर जगह, जैसे रुपीज है, ठीक है। रुपी अब हमारा पूरे इंडिया में सभी जगह चलता है। कोई भी चीज खरीदनी हो तो पैसे दो, रुपी दो और सामान लो। लेकिन जो टोकन होता है ना, उसका जो डोमेन है वो स्पेसिफिक होता है। टोकन क्या होता है? डोमेन स्पेसिफिक होता है। अब इसके आपको दो एग्जांपल देता हूं। मान लो एक स्वीट शॉप है, ठीक है, एक स्वीट शॉप है, बहुत बड़ी स्वीट शॉप है। तो मान लो ये बहुत बड़ी स्वीट शॉप है और यहाँ पे इसकी एंट्री है, और यहाँ पे काउंटर लगा और ये सारी दुकान है, ठीक है। यहाँ पे सामान रखा हुआ है, स्वीट्स रखी हुई है। तो आप सॉरी, आप यहाँ पे एंटर हुए। एंट्री पे ही आपको कह दिया कि सर आप एंटर हुए, ठीक है, यहाँ पे काउंटर लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे टोकन्स मिल रहे हैं, लेकिन आपने टोकन नहीं खरीदा, आप लड्डू देखने चले गए भाई। तो आपने कहा यहाँ पे काउंटर पे एक बंदा खड़ा है, तो आपने कहा कि मुझे लड्डू चाहिए। तो वो कहता है ठीक है जी, जितने के भी आपको चाहिए ना लड्डू, तो आप यहाँ पे जाके ना टोकन, काउंटर पे जाके टोकन ले लीजिए इस चीज का। आप अगर कहें कि नहीं मैं तो पैसे दे रहा हूं, वो कहेगा यहाँ पे देके टोकन लीजिए, हम टोकन यूज करेंगे। ये एक बिजनेस मॉडल है इनका, ठीक है। तो आप भाई यहाँ गए, आपने से कहा कि मुझे 100 रुपए का टोकन दे दो, तो इसने आपको मान लो दो टोकन दे दिए, 70 और 30 के। तो जितने आप उसने पूछा कि आपको कितने लड्डू चाहिए, आपने कहा कि जी 1 किलो चाहिए। तो 1 किलो 70 रुपए के हैं, तो आपने 70 रुपए दिए, 70 रुपए का टोकन दिया बेसिकली, और ले लिया, और 30 का आपके पास ही रह गया। अब आपने 30 का कुछ नहीं खरीदा, ठीक है। तो आप ये 30 रुपए का टोकन वापस करने गए, तो उसने कहा कि आप ये टोकन रख लीजिए, अगली बार आएंगे तो कुछ सामान ले लेना। तो आपने सोचा चलो ठीक है, वापस बाहर आ गए। तो जब आप अपने घर पे आ गए, तो आपने, तो आपके लिए एक मजबूरी बन गई कि भाई 30 रुपए का टोकन मेरे पास पड़ा, मुझे दोबारा उसी स्वीट शॉप पे जाके ये 30 रुपए का टोकन यूज करना पड़ेगा। कोई और स्वीट शॉप इस 30 रुपए का टोकन को नहीं लेगी। तो इस बिजनेसमैन को, इस दुकान के बिजनेसमैन को क्या फायदा हुआ कि कस्टमर मेरे पास दोबारा आया। और अगर हर बार ऐसे ही चलता है तो धीरे 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 आपको आदत पड़ जाएगी उसी स्वीट शॉप से सामान लेने की। तो ये क्या, आपका बिहेवियर बिल्ड कर दिया गया कि आप इसी स्वीट शॉप से सामान लें, ठीक है। तो ये अब बिजनेस थ्योरी है। ऐसे ही मान लो दिल्ली मेट्रो है, ठीक है। आप दिल्ली गए, मेट्रो में सफर करते, तो मेट्रो में 200 रुपए का एक कार्ड मिलता है। आपने कहा कि कौन बार बार टोकन लेगा, मैं 200 रुपए का कार्ड ले लेता हूं, ठीक है, जो उसे टोकन बोलते हैं ना। अब ये कार्ड भी एक तरह का टोकन ही है, बस इसमें 200 रुपए है। आप कहीं भी यूज कर सकते हैं दिल्ली में। लेकिन आप मुंबई में अगर आ गए तो ये दिल्ली मेट्रो का कार्ड आपके लिए कोई फायदेमंद नहीं है। अगर आपने 100 रुपए इसमें से यूज कर लिए तो 100 रुपए इसी कार्ड में पड़े रह गए, आपको वापस दिल्ली मेट्रो में ही सफर करना पड़ेगा जब भी आप दिल्ली गए, ताकि वो 100 रुपए आप यूज कर सके उस पर्टिकुलर कार्ड के। तो भी ये भी एक तरह का टोकन ही है, ठीक है। ये एक तरह का बिजनेस मॉडल है जिसमें टोकन यूज किए जाते हैं। तो क्रिप्टो करेंसी में भी टोकन्स यूज किए जाते हैं, ठीक है। टोकन और करेंसी में डिफरेंस यूज समझ आया आपको?
और टोकन में और क्या डिफरेंस है टोकन और करेंसी में? अब करेंसी तो एक्सपायर होती नहीं जब तक सरकार ना कह दे, लेकिन टोकन्स की ना एक एक्सपायरेशन डेट होती है, एक्सपायरेशन डेट होती है। अगर आपने कहीं लंच कूपन्स लिए हैं तो उसकी एक वैलिडिटी होती है कि एक महीने, इसी महीने चलेंगे, ये अगले महीने से आपको नए टोकन्स लेने पड़ेंगे। अगर चाहे वो आपने यूज किए चाहे नहीं किए, अगर नहीं किए तो वो खत्म हो जाएंगे, उसके जो पैसे हैं, जो ओनर है टोकन्स का वो ले गया, आपका वो नुकसान हो गया। ठीक है, तो टोकन्स की एक एक्सपायरेशन डेट भी होती है। तो अब क्या है कि भाई कस्टमर्स अब क्या कहते हैं, अब लोग टोकन्स क्यों खरीदते हैं भाई? वो तो कहेंगे ये तो बिजनेस ओरिएंटेड ही है, हमें तो कोई इसका फायदा नहीं है। तो इसका एक फायदा क्रिएट किया गया, बेनिफिट क्रिएट किया गया। क्या बेनिफिट है वो? कि भाई अगर आप हमसे टोकन खरीदेंगे, टोकन से सामान लेंगे, तो हम आपको कूपन्स देंगे, या कूपन के दौरान फ्री टोकन्स देंगे। ठीक है, मान लो आपने 10 रुपए का सामान खरीदा तो आपको 2 रुपए का फ्री टोकन दे दिया, तो आप 2 रुपए खर्च करने के लिए फिर वहां जाएंगे, फिर आपने 2 रुपए खर्च किया, आपको 1 रुपए का टोकन दे दिया। तो इस तरह से आपको इंसेंटिवाइज किया जाता है कि कस्टमर हमारी दुकान पे रहे। ठीक है, तो ये पूरा बिजनेस मॉडल है। आई थिंक आपको टोकन्स के बारे में समझ आया होगा। फिर उसके ये लॉयल्टी बिल्ड करने के काम आता है, कस्टमर को एंकरेज करता है कि बार बार हमारी दुकान पे या हमारे डोमेन में आके काम करें। ठीक है, तो अब हम करते हैं कि हमने लास्ट चैप्टर में क्या पढ़ा था, हमने डैप्स के बारे में पढ़ा था। अब इन डैप्स में ये टोकन्स कैसे काम आते हैं? ठीक है, ये डैप्स में ये टोकन्स कैसे काम में आते हैं? तो सिंपली मान लो डैप भी एक दुकान की तरह ही है, या एक वेबसाइट, बल्कि वेब यूआई हमने कहा था। डैप में वेब यूआई और बैकएंड में क्या होता है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो वेब यूआई अब एक वेबसाइट है, तो वेबसाइट एक दुकान की तरह ही होती है। ठीक है, तो अब क्या है कि ये जो वेबसाइट है ये भी आपको कोई गुड्स एंड सर्विसेज ही देगा। ठीक है, मान लो आपने एक डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन बनाई जिसमें आप लॉटरी का काम करते हैं। ठीक है, लॉटरी चलाते हैं, लोग आपकी वेबसाइट पे आते हैं, कुछ पैसे देते हैं और आप उन्हें लॉटरी में एंटर कर लेते हैं, और रैंडमली एक बंदे का नंबर निकलता है और वो लॉटरी जीत जाता है। तो आपकी जो डैप है ये डिसेंट्रलाइज्ड है, और इसकी रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन आप कहां करते हैं, ब्लॉकचेन में करते हैं, और बैकएंड में एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉयड है। यही अभी तक हमने सीखा। तो ये एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको। तो आपकी वेबसाइट आपकी दुकान का काम करती है, क्या गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइड करते हैं, एक सर्विस प्रोवाइड करते हैं जिससे आप लॉटरी में एंटर हो सकते हैं। ठीक है, तो लॉटरी में एंटर होने के लिए उसे कुछ ईथर देने पड़े। ठीक है, अगर इथीरियम ब्लॉकचेन की बात कर रहे हो तो कुछ ईथर देने पड़ेंगे, लेकिन ईथर यूजर के पास होने भी तो चाहिए। ठीक है, तो आपने क्या कहा कि भाई ठीक है, अगर आपको ईथर खरीदने हैं ना, तो आप हमें 100 रुपए दो, हम आपको कुछ ईथर दे देंगे, और उस ईथर के बेस पे आप इस लॉटरी में ऐड हो सकते हैं। ठीक है, लॉटरी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो यूजर ने 100 रुपए डालने के लिए, फिर ईथर लेने के लिए एक अकाउंट क्रिएट किया, फिर अपने असली अकाउंट में से इसमें पैसे ट्रांसफर किए, फिर यहां से ईथर बाय किए। ईथर क्या है, आपके टोकन्स हैं। फिर इस टोकन से वो लॉटरी में एंटर किया। ठीक है, तो ये आप क्या कर रहे हैं कि आपकी जो डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन है वो क्या कर रही है, पेमेंट एक्सेप्ट कर रही है 100 रुपए, और टोकन डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। ठीक है, तो ये डैप का फर्स्ट फेज हुआ। सेकंड फेज लॉटरी में एंटर कर रही है। सो दिस इज आवर फर्स्ट फेज एंड दिस इज आवर सेकंड फेज। ठीक है, तो पहले आपको टोकन इशू किए गए कुछ पैसे के अकॉर्डिंग, फिर उसके बाद आपको लॉटरी में एंटर करवाया। ठीक है, तो अब आगे क्वेश्चन आता है। अगला क्वेश्चन क्या है कि क्या आप अपने खुद के टोकन क्रिएट कर सकते हैं? वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। क्योंकि करेंसी तो चलो आपने काम किया, पैसे कमाए, क्या टोकन आप खुद क्रिएट कर सकते हैं? तो देयर इज अ क्वेश्चन, आंसर इज यस। ठीक है, तो अब ये टोकन कैसे क्रिएट होंगे? टोकन क्रिएट होंगे विद द हेल्प ऑफ सम स्पेशल स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। जो, अगर मैं इसे स्पेशल सिर्फ इसीलिए बोल रहा हूं कि ये वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो टोकन्स क्रिएट करने के लिए ही बनाए जाते हैं। ठीक है, जो टोकन्स क्रिएट करने के लिए ही बनाए जाते हैं। ठीक है, अब ये जो टोकन होता है ना, जो आप खुद बनाते हैं, ये हाईली कस्टमाइजेबल होता है। कस्टमाइजेशंस क्या होती हैं कि आप अपने हिसाब से टोकन बना सकते हो। अब हजारों तरह के टोकन है, सैंडबॉक्स, माना, ये मेटावर्स के टोकन हैं। ठीक है, बिटकॉइन है, इथीरियम है, और भी बहुत सारी हजारों तरीका, शिबा इनू है, फ्लोकी इनू है, बेबी डॉज है।
ऐसे बहुत सारे तरीके के टोकन हैं, हर एक का अपना अपना एक डोमेन है। ठीक है, अब मान लो मुझे एक नाम नहीं याद आ रहा, अल्फा करके शायद कुछ है, जो एक पर्टिकुलर गेम में ही चलते हैं वो टोकन। ठीक है, लिंक है, बहुत बहुत सारे टोकन है, हजारों तरह के टोकन है। तो ये एक पर्टिकुलर डोमेन में चलता है, इसलिए उसे टोकन बोला गया था। ठीक है, अब हमने कहा कि भाई क्या ऐसा कोई टेम्पलेट हमारे पास अवेलेबल है कि जो हमें ऐसा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करने में हेल्प करे जिससे हम टोकन क्रिएट कर सकें। टेम्पलेट तो वेबसाइट के भी होते हैं, ठीक है, जो हम उसमें कस्टमाइज कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो देयर इज अगेन आंसर इज यस। अब कैसे टेम्पलेट्स हैं ये? इस टेम्पलेट्स को रूल बोलना ज्यादा इजी होगा। इसे कहते हैं ERC टेम्पलेट्स, या ERC टेम्पलेट्स ही मान लो, या ERC रूल्स मान लो। अब ERC रूल्स क्या है? ERC की फुल फॉर्म क्या है? ERC की फुल फॉर्म है इथेरियम रिक्वेस्ट फॉर कमेंट्स। ये इसकी फुल फॉर्म, इथेरियम रिक्वेस्ट फॉर कमेंट्स। ये वो स्टैंडर्ड्स हैं, ऐसे मान के चलिए, ये वो रूल्स हैं जिसके बेस पे आप एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट अगर क्रिएट करते हैं तो वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट किस चीज में हेल्प करता है? टोकन जनरेट करने में, टोकन क्रिएट करने में आपकी हेल्प करता है। ठीक है, टोकन जनरेट करने में आपकी हेल्प करता है। अब कौन बंदा है ऐसा जो टोकन क्रिएट कर सकता है? भाई इथेरियम एक पब्लिक ब्लॉकचेन नेटवर्क है। पब्लिक ब्लॉकचेन नेटवर्क का मतलब क्या होता है? दैट एनीबडी कैन जॉइन। तो सेम गोज है कि ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एनीबडी कैन क्रिएट। तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ERC स्टैंडर्ड्स में कौन क्रिएट कर सकता है? एनीबडी, कोई भी क्रिएट कर सकता है। ठीक है, कोई कंपल्शन नहीं है किसी भी डैप के लिए कि भाई वो सिर्फ ERC स्टैंडर्ड टोकन्स ही यूज करे, कोई और तरह के टोकन्स भी यूज कर सकता है। ठीक है, ये जो ERC स्टैंडर्ड है ना, ये मोस्टली अनरेगुलेटेड है। ठीक है, कि मतलब क्या है कि कुछ ने इसे अडॉप्ट किया है, कुछ ने इसे अडॉप्ट नहीं किया। तो ऐसे जरूरी नहीं है कि ERC स्टैंडर्ड ही करोगे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए जो टोकन जनरेट करता है तभी टोकन जनरेट होंगे। नहीं, कुछ और भी हो सकते हैं, अदर स्टैंडर्ड से भी आप बना सकते हो टोकन। ठीक है, लेकिन जनरली इसे यूज किया जाता है ERC को, अगर इथेरियम ब्लॉकचेन पे आपने टोकन्स क्रिएट करने हैं तो। ठीक है, तो ये बल्कि ERC में होता क्या है कि भाई कैसा स्ट्रक्चर होना चाहिए। जैसे ट्रफल सूट हमें स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करने के लिए या फ्रंट एंड क्रिएट करने के लिए स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, वैसे टोकन को बनाने के लिए क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए। ठीक है, मिनिमम टू मिनिमम फंक्शनैलिटी एक टोकन में क्या क्या होनी चाहिए, जैसे कि वो ट्रांसफर हो सके, वो ट्रांसफर हो सके, और क्या हो सकता है, अकाउंट्स में जा सके। ठीक है, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। उसके बाद और क्या है कि इंटरफेस हो जिसमें वो खरीद और बेच सके। ठीक है, या एक दूसरे से यूज कर सके, वही ट्रांसफर का ही बेसिक खेल है। अब कैसे कैसे स्टैंडर्ड्स हैं? ERC के अंदर भी मल्टीपल स्टैंडर्ड्स हैं, जैसे कि ERC 20 है, ERC 721 है, ERC 1337 है, ऐसे और भी बहुत सारे हैं। अब ERC 20 क्या है? फंजिबल टोकन्स के लिए। फंजिबल टोकन्स क्या है कि भाई ये एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो सके, स्विचिंग करनी आसान हो। ठीक है, अब ये 721 क्या है? नॉन फंजिबल टोकन के लिए। नॉन फंजिबल जैसे आपका हाउस है, ठीक है, आप हाउस बेच सकते हैं, आपकी दुकान है, आप दुकान बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं, वो भी एक स्टैंडर्ड है जिसमें टोकन आपका हाउस है। 1337 रेकरिंग सब्सक्रिप्शन, जैसे आपने नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन ले रखी है, उसके लिए कोई पेमेंट करनी है बार बार टोकन्स के थ्रू, तो वो टोकन कैसे जनरेट होंगे? अगर इस टाइप का बिजनेस मॉडल है तो वो टोकन बनेगा 1337 ERC के स्टैंडर्ड के अंडर। ठीक है, तो ये था टोकन्स। इथेरियम में किस तरह के स्टैंडर्ड होते हैं, कौन कौन सा टेम्पलेट यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि ERC 20 स्टैंडर्ड जो है उसमें एक्चुअली कौन कौन से फंक्शंस हैं, कैसा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए ताकि वो ERC 20 से कंप्लाई करे और टोकन जनरेट करने में हमारी हेल्प करे। ठीक है, सो थैंक यू।